हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर 29 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, वो यहाँ पर फाइनली ओवर हो चुका है। तो हम लोग जीके का पूरा रिव्यू करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में यह शिफ्ट कैसी रही है, जीके का लेवल क्या रहा हुआ था, सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सभी लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि जो लॉरियल ट्रीज़ हैं ये किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। तो लॉरियल ट्री की मैं बात करूं तो जो लॉरियल के पेड़ होते हैं ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जो सदाबहार वन होते हैं उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। भारतीय जो लॉरियल वृक्ष है पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। तो भारतीय जो लॉरियल है ये पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी कैंचीदार और जो दरारदार वाली छाल होती है इसे मगरमच्छ की छाल वाला पेड़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लॉरेल का पेड़ आपसे पूछा गया था जो कि पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो आपको वैसा स्पीड नहीं मिल पाता, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती, डाउट रहता है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बेहद ही ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे बेहतर जो मॉक टेस्ट आता है वो टेक्स्ट बुक का है, जिसमें कि मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको सारे एग्ज़ाम के पीवाईक्यू भी मिल जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं तो इसका भी सेल चल रहा है सिलेक्शन वाली दिवाली के नाम से, जो कि 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक यहाँ पर रखा गया है। जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन APG यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में ये 395 में पूरे एक साल के टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ मिल जाएगा। फिर किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं उसके मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। तो इसको जो परचेज़ करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। तो जाकर के परचेज़ कर लेना है, 395 में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड बिल्कुल नहीं भूलना है, APG जैसे यूज करेंगे 395 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपके ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पूछा गया था कि ये किसे कहा जाता है। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की बात करें तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और जो श्यामा शास्त्री हैं इनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनको त्रिमूर्ति भी बोलते हैं। तो ये आपको बताया, इन तीनों के संगीतकार जो थे ये 18वीं शताब्दी के रहे हुए थे। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो पुरंदर दास को बोलते हैं। और इसके 3 आवश्यक तत्व होते हैं, श्रुति, राग और ताल। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या 56 वाले तत्व यानी कि बोरियम किस समूह से संबंधित है। तो ये S समूह में आता है। परमाणु क्रम 56 होता है, बोरियम आता है S समूह के तत्वों में से आता है। बेरियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका 6s2 होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी को निम्नलिखित तत्वों को वर्गीकृत किया गया, जिसमें कि P समूह, S समूह, D समूह और F समूह आते हैं। और S समूह के जो तत्व होते हैं उनको क्षार धातु और क्षारीय मृदा तत्व जो होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पूछा गया था कि दुआरे सरकार स्कीम जो है योजना है इसकी शुरुआत किसने करी हुई थी। जिसकी अगर मैं बात करूं दुआरे सरकार स्कीम की, तो ये जो शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया हुआ था ऐसा क्वेश्चन था आई थिंक, या फिर ये था कि हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट ने इसको बंद किया हुआ एक्चुअली, किस हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो पश्चिम बंगाल में हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को जो है दुआरे राशन योजना शुरू की हुई थी। इस राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को इसके अंदर फ़ायदा होने वाला था, लेकिन इसमें अभी रोक लगा दिया है और वो है कोलकाता का हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी हुई है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट आगे आएंगे। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है। तो ये ग्रीम आरामाइक जो लिपि होती है यानी कि ग्रीक लिपि और आरामी लिपि होती है, इसके अंतर्गत अशोक के शिलालेख जो अफ़गानिस्तान में उनमें लिखा गया है जाकर के। उत्तरी पश्चिमी शिलालेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। कंधार के में राजा जो अशोक द्वारा निर्मित आपके द्विभाषी शिलालेख हैं, काबुल संग्रहालय में संरक्षित हैं। और इन दोनों लिपियों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 2023, यानी कि 2023 में कौन बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो कि 9वीं बार यानी कि मुख्यमंत्री बने हुए। तो ये नीतीश कुमार इसका राइट आंसर था।
नीतीश कुमार जो है 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के। नेक्स्ट था कि अर्जुन सिंह धुर्वे जो हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं, तो बैगा नृत्य शैली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अर्जुन सिंह धुर्वे रिलेटेड हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैगा नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये अर्जुन सिंह धुर्वे को मिला हुआ था। बैगा नृत्य जो होता है मुख्य रूप से जनजाति का पारंपरिक नृत्य रूप होता है, जो कि भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में रहने वाले एक स्वदेशी का समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था, पूछा गया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर था, जिसके अनुसार जो बाल लिंगानुपात होता है वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का था। और इसके साथ साथ आपको सभी राज्यों में जो कि 972 यानी कि 972 था। वहीं सबसे कम की बात करी जाए तो सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का रहा हुआ था, जो कि आपका 834 रहा हुआ था। नेक्स्ट वहीं अगर बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 927 था, जो कि 2011 की जनगणना में घट करके 919 हो गया था। और बाल लिंगानुपात की मैं बात करूं, ये 0 से 6 वर्ष के जो आयु के वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, उनके लिंक है, तो जाकर के वहाँ से जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 1.21 बिलियन जो है ये भारत की जनगणना है, जो कि 121 करोड़ थी, यानी कि 1.21 अरब रही हुई थी। भारत की आबादी जो है वो दुनिया के क्षेत्रफल का कुल जो होता है वो 2.4% है, लेकिन दुनिया की आबादी का जो आपका क्षेत्रफल के मामले में 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करी जाएगी तो 17.5% जो है पॉपुलेशन पूरी जो वर्ल्ड की है वो इंडिया के अंदर निवास करती है, यानी कि ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में कौन से भगवान का मंदिर आपका स्थित है, तो उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर की मैं बात करूं तो भगवान जगन्नाथ का ये जो मंदिर है ये स्थित है। और जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो कि हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ विष्णु के एक रूप को समर्पित है, और ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य के जो है पुरी आपके में स्थित है। और मंदिर के अभिलेखों के अनुसार अवंती के राजा इंद्रदुम्न ने इस मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि माता पिता की सेवा करना और घर की जिम्मेदारी लेना। ये आपका कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, इसको आप करें या ना करें। ये आपके नैतिक कर्तव्यों को समझ सकते हैं, ये आपके मौलिक कर्तव्यों में इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में आपके कुल 11 मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, देश की रक्षा करना, ये सारे आते हैं जाकर के आपके मौलिक कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो ये मुख्यमंत्री होता है, इसका राइट आंसर था। और जो अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होता है, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष और 11 अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। भारतीय योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, और योजना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के सामाजिक और अधिकारिता जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन का मैच करने का फॉलोइंग था, तो विटामिन ए है जिसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, आपका विटामिन B1 हो जाता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन C जो होता है इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन D जो होता है इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स आ जाता है। तो इस तरह से जो है मैच करने का आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को ICC हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया, तो नीतू डेविड हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 2024 के ICC हॉल ऑफ फेम में। ये आपको याद रखना है, जो कि आपको पूछा गया था। और पहली जो महिला बनी हुई थी वो थी डायना एडुल्जी, जो कि पहली महिला बनी हुई थी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट में आए हुए थे। बाकी इसकी मैं बात करूं, अगर ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ था यहाँ पर जिसकी मैं बात करूं भारतीय आपका ICC हॉल ऑफ फेम वाला, तो इसका अगर करंट का पूछा था कि अभी किसको शामिल किया गया है, तो ये नीतू डेविड को शामिल किया गया ICC हॉल ऑफ फेम में।
और इसके साथ साथ अगर ये पूछा जाए कि अब तक भारत की महिला टीम चयनकर्ताओं के अध्यक्ष रही हुई हैं और आईसीसी जो आपका हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर पूछी गई हैं, तो वो फिर आपकी यहाँ पर थी डायना एडुल जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के शिफ्ट में मिले हुए थे। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी जो लोग टेक्स्ट बुक नहीं लिए हुए हैं जो लोगों ने अभी तक, तो जाइए परचेज़ करिए। परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कूपन कोड आपको एपीजी यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है। पूरे 1 साल के लिए 395 में पास प्रो मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का। बाकी मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।